योग को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाकर या फिर काशी और अयोध्या में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करवाकर और यहाँ तक कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की व्यक्तिगत तीर्थयात्राओं में भाग लेकर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था का प्रदर्शन बार बार कर चुके हों, किंतु पश्चिम का नैरेटिव अभी भी एंटी हिंदू ही है। यह मोदी सरकार के कार्यकाल की सबसे बड़ी कमी रही है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो करने को बाकी है और इस बदलाव को लाने के लिए 8 साल से अधिक का समय काफी लंबा है। इतने समय में बहुत कुछ किया जा सकता था यदि सरकार में इसके प्रति कुछ करने की इच्छा शक्ति होती। आज भी भारत के बारे में अध्ययन और शोध भारत के बाहर ही होता है और इससे अधिक हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। जब तक सनातन और संस्कृत पर अधिकांश शोध भारत के बाहर हार्वर्ड जैसे बड़े किंतु पूर्वाग्रह से ग्रसित संस्थानों और जर्मनी जैसे देशों में ही होता रहेगा, तो भारत अपनी सभ्यता की आधारभूत व्याख्या कभी भी अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार नहीं कर सकेगा। पश्चिम स्वयं तो अपने द्वारा निर्मित विनाशकारी मूल्यों के कारण सामाजिक समस्याओं की गहराई में डूबता जा रहा है, किंतु वह हिंदुत्व विरोध के नाम पर मिथ्या आरोप लगा हिंदू धर्म को बार बार खलनायक के रूप में प्रदर्शित कर भारत को भी अपने साथ नीचे खींचने की कोशिशों में लगा हुआ है। अभी भी देर नहीं हुई है। यदि मोदी सरकार इस क्षेत्र में दिलचस्पी लेना चाहे तो क्या किया जाना चाहिए उस क्षेत्र में, यह 3 काम तो नितांत आवश्यक है। पहला, अमेरिका और अन्य जगहों पर ह्यूमैनिटीज या मानविकी शिक्षा देने वाले संस्थानों को वित्तीय पोषण देने वाले उन भारतीय व्यवसायियों से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे जानते हैं कि उनके द्वारा दिए गए धन का उपयोग कैसे हो रहा है। जैसा कि राजीव मल्होत्रा ने अपनी नई पुस्तक स्नेक्स इन द गंगा में लिखा है, अधिकांश हिंदू विरोधी साहित्य ऐसे संस्थानों से आ रहा है जिन्हें भारतीय व्यवसायियों द्वारा प्रतिभा दान या एंडोमेंट्स के नाम पर वित्त पोषित तो किया जा रहा है, किंतु उन पर नियंत्रण किसी और का है। My new book is called Snakes in the Ganga, byline Breaking India 2.0. These snakes we are talking about are the dangerous ideas, individuals and institutions, especially outside India, that are poisonous, that are spreading this toxin all over the world, including bringing it back to India, with the threat to dismantle India, dismantle its culture and its government and so on. Where are all these threats suddenly coming from? The articles in Washington Post, the articles in New York Times, and the US government saying we might impose sanctions because of lack of religious freedom. Where are these threats, attacks on India's human rights and democracy being under threat and social injustice? Where are these coming from? They are not coming from the individuals who deliver them. Those are messengers. They're coming from think tanks that are very conscious of what they are doing, places like Harvard University, and that is what this book exposes. So these snakes have a certain DNA, a Marxist DNA that has been injected for a certain purpose, for a certain motive. It explains what this is. It explains who funds all this, including some Indians who are funding it. Maybe naively, maybe innocently, or maybe not. But a lot of Indians are also involved in funding this. और यदि कहीं नियंत्रण भारतीय व्यवसायियों के पास है, तो उन्हें भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके द्वारा वित्तपोषित यह संस्थान कैसे हिंदू विरोधी कार्यों में लगे हुए हैं। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को चाहिए कि वे उन सभी व्यवसायियों को बुलाएं जो हार्वर्ड और अन्य जगहों पर इस तरह के शोध को वित्त पोषित कर रहे हैं, ताकि एक तो जो वहां चल रहा है उसका ऑडिट किया जाए और दूसरा जो लोग यह शोध कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रभावित किया जा सके, ताकि जो भी कुछ किया जाता है उस पर भारत और भारतीय संस्कृति का प्रभाव हो। और यदि ये संस्थान सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें भारत के पैसे से भारत की ही संस्कृति की चीरफाड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अधिकतर भारतीय उद्योगपति और व्यवसायी धार्मिक और कट्टर हिंदू हैं और वे जानबूझकर ऐसे किसी उपक्रम का साथ नहीं देंगे और ना ही देना चाहिए। दूसरा काम,
इंडिक स्टडीज और इंडोलॉजी, या फिर कहें कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा और अनुसंधान को सच्चे धार्मिक लोगों की देख-रेख में वापस घर लाने के लिए एक ठोस प्रयास होना चाहिए और हिंदू धर्म से घृणा करने वाले वामपंथी लोगों को इससे दूर रखना चाहिए। इस प्रयास को साकार होने में वर्षों लगेंगे और आश्चर्य होता है कि मोदी शासन के अब तक के 8.5 वर्षों में ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया गया। व्यवसायी जो हार्वर्ड की परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारत में भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें टैक्स में छूट का प्रोत्साहन दिया जा सकता है, बल्कि दिया जाना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी भारतीय परंपराओं को भारतीय सर्टिफिकेशन और नियंत्रण के तहत लाया जाना चाहिए। भारत से मान्यता प्राप्त योग स्कूल और भारतीय सर्टिफिकेशन के बिना पढ़ाए जाने वाले योग को भारत और बाकी दुनिया में अमान्य माना जाना चाहिए। भारत या फिर विदेशों में भारतीय प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन के बिना योग अभ्यास करने वालों को रोका जाना चाहिए और उन पर सांस्कृतिक और भौगोलिक पेटेंट उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रयास को लागू करने में वर्षों लगेंगे, किंतु जितना जल्द शुरू किया जा सके उतना अच्छा। यह अजीब है कि हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, किंतु इसका प्रयोग पूरी दुनिया में कैसे हो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। क्या शैंपेन को कोई शैंपेन कहेगा यदि वह फ्रांस के उस क्षेत्र से ना हो तो? फिर भारतीय योग और आयुर्वेद कहीं और से कैसे हो सकता है? भारत को अपनी पहचान और सांस्कृतिक धरोहरों को न सिर्फ संभाल के रखना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का दुरुपयोग न हो। हमारी संस्कृति को न तो कोई बदनाम करे और न ही उसे बिगाड़ने की कोशिश करे। हिंदू वोटों से चुनी हुई सरकार से हिंदू कम से कम इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। समय हाथ से निकला जा रहा है। आप इस यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति डालने को तैयार हैं तो हमारे साथ जुड़िए।